कि आखिर नरेंद्र मोदी ने या उनके जो भी टीम में है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कितने वादे किए थे। कई वीडियो हम लोग ने मोदी जी का या उनके नेताओं का हमने देश की जनता के आगे रखा है। आज मैं आपको रविशंकर प्रसाद ने जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के ऊपर उस टाइम के अंदर क्या कहा था, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को यकीन नहीं होगा कि क्या ये वही रविशंकर प्रसाद है जो अभी 3 दिन पहले हाथ खड़े कर दिए थे डीजल पेट्रोल के ऊपर। एक बार रविशंकर जी का जरा बयान देख लीजिए। कार्यालय तक वहां से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि बिहार में जो आप साइकिल पर चल के निकल रहे हैं, इसका क्या मैसेज आएगा, ये आप क्या बताना चाहते हैं कि अब हम एक इसमें लोकतंत्र में प्रकाशित प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है, तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी, तो ये परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है और विदेशी कंपनियों के दबाव में एफडीआई ले आई है। अभी पार्लियामेंट आप लोगों ने चलने नहीं दिया, अब आप सड़क पर उतर रहे हैं, क्या ये लगता है कि इसका असर यूपीए सरकार पर होगा? हमारा नारा है संसद से सड़क तक, इसलिए मैं आपके साथ सड़क पर हूँ। भारत बंद जो देश में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक यूपीए सरकार का सवाल है, यूपीए सरकार इतनी उदासीन है, इतनी अहंकार में है कि वो जनता की सुनती नहीं। तो जब जनता को वक्त मिलेगा तो वो उनको खूब सुनाएगी। लेकिन संसद चलने नहीं दे रहे हैं और सड़क पर आप निकल पड़े हैं। जेडीयू आपके साथ है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कह रहे हैं कि 40 सीटें की बात होगी। 40 सुन लीजिए रविशंकर का बयान। विशेष राज्य का दर्जा देगा उसको समर्थन करेंगे। 40 सीट, जबकि 40 में दोनों आप लोग। पहली बात बता दूं, इस संसद चलने इसलिए नहीं दी कि सरकार खाली बहस चाहती, उत्तरदायित्व से भागती है। सभी पार्टियों ने कांग्रेस को छोड़कर कहा कि 142 कोल ब्लॉक को आप कैंसिल करिए, जिसमें एक से कांग्रेस और यूपीए के नामी गिरानी परिवार के लोगों को मिला है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी जेपीसी में आपने देखा कि चिदम्बरम और मनमोहन सिंह को आने तक नहीं दिया गया, हम लोग के आग्रह के बावजूद उनको छोड़ना पड़ा। तो ये सरकार सिर्फ बहस चाहती है, कार्रवाई से भागती है। आप ही जानते हैं कोयला मंत्री मनमोहन सिंह खुद थे। तो इसलिए हम संघर्ष करने के लिए आए कि ये सरकार ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। नीतीश जी को मैं जानता हूँ, 40 साल से जानता हूँ। जेपी मूवमेंट में हम लोग लड़े हैं, जेल साथ गए हैं। वो गैर कांग्रेसी प्रतिबद्धता उनकी प्रामाणिक है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए वो इस लकवाग्रस्त कांग्रेस सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे। ये आधार क्या है आपका? अभी 2 दिन पहले उन्होंने ममता जी को बधाई दिया अपना समर्थन वापस लेने के लिए, क्योंकि ये सरकार अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए कोल गेट से एफडीआई का गेट खोली है और जनता परेशान है, इसलिए मैं सड़कों पर। रविशंकर जी, मेरा सवाल, आपने देखा रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लकवाग्रस्त पार्टी है। शब्द याद कर लो भक्तों, तुम्हारे क्या कहूं अब शब्द कहता हूं तो मुझे खुद शर्म आता है कि तुम्हारी कैटेगरी में मुझे उतरना पड़ रहा है। लकवा। और क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, सुने? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। आज क्या रविशंकर प्रसाद के मुख में कैंसर हो गया है? यदि ऐसी भाषा प्रयोग करूं तो मैं समझता हूं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो लकवाग्रस्त किसी को कह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कह सकता हूं कि क्या आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नरेंद्र मोदी के हाथ में लकवा धर लिया है या मुंह में लकवा धर लिया है, या रविशंकर प्रसाद के पैर हाथ में लकवा धर लिया है जो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक मिलना चाहिए था। उसके बाद क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, हम सांसद नहीं चलने देंगे।
संसद से लेके सड़क तक भारत बंद, भारत बंद। अंधभक्तों, मैंने कहा, सुनाया हूं वीडियो, ये तुम्हारे गुरुदेव कह रहे हैं, कानून मंत्री कह रहे हैं, और आज दूसरे को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। बहुत मिर्ची लगती है। वो बच्चे सुन लें जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, आप अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। ये कैसे कैसे फ्रॉड नेता हैं भारत के, भारतीय जनता पार्टी के। एक चीज और कह रहा हूं, मुसलमान की नफरत की बीमारी आप लोग में पैदा किया है ना इसने, तो क्या नरेंद्र मोदी ने कभी कलमा नहीं पढ़ा है? अगले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि नरेंद्र मोदी कलमा भी पढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। अपने देश में शर्म आता है, क्योंकि यहां जब पढ़ेंगे तो इनको हिंदू मुसलमान करके वोट कैसे मिलेगा? सालों में कोई काबिलियत तो है नहीं किसी नेता में जो अपनी काबिलियत पे मत मांग ले। है किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अंदर जो कह दे कि मैंने 5 साल इतना विकास का काम किया, आप मुझे इस विकास के नाम पे वोट दो? लेकिन ये मत मांगेंगे, राम मंदिर का घंटी बजाएंगे, राम मंदिर के नाम पे दे दो। भीख, भीख ही होता है ना वोट। नेता क्या मांगता है? भीख ही मांगता है ना। हर 5 साल बाद द्वारे द्वारे, दिल्ली में देखे गृह मंत्री घर घर पर्ची बांट रहा था। कभी किसी गरीब के घर पे गया ये गृह मंत्री? कभी नहीं गया होगा। चुनाव का समय आएगा तो कोई जाएगा दलित का पैर दबाने, कोई जाएगा उसके घर में बैठ के खाने। क्या नौटंकी की पार्टी चल रही है। और हमारे देश की जनता है कि नौटंकीबाज नेताओं से कुछ सबक ही नहीं सीखने को तैयार है कि अरे भैया ये मेरे घर में रोटी खाने आया है, रोटी खाने नहीं आया है, ये अपना भविष्य मांगने आया है। आपका भविष्य के लिए नहीं आया है, वो अपना भविष्य बनाने के लिए आपके घर पे आया है। नहीं तो 5 साल पहले भी आता ना, जब ये नहीं था कुछ। सिर्फ चुनाव के समय में ही क्यों आता है? समझना चाहिए जनता को। नहीं समझोगे किसी का कुछ नहीं लोगे, जो भुगतोगे स्वयं भुगतोगे। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, आपने उसकी सारी बातें सुनी। और चीन के ऊपर क्या कहा, मैंने वो भी वीडियो कुछ दिन पहले दिखाया था रविशंकर प्रसाद का, कि कमजोर सरकार है केंद्र में, कांग्रेस की सरकार कमजोर है। राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, जिस दिन शपथ लेगा नरेंद्र मोदी, उसी दिन से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हकीकत तो कुछ और हो गया। नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया, 10 किलोमीटर भारत की जमीन कब्जा कर ली। जानते हो क्यों की? मैं बता रहा हूं आपको। किसी भी व्यक्ति के नजदीक जाने से, किसी भी व्यक्ति के नजदीक जाने से कितने पानी के अंदर है उसकी औकात आदमी तौल लेता है, तौलने वाला, बशर्ते उसके अंदर वो दिमाग हो। और ये दिमाग चीन के अंदर बाखूब है। नरेंद्र मोदी की औकात तौल ली, हैसियत तौल ली, 56 इंच का सीना भी देख लिया। वो गुजरात में लक्ष्मण झूला झूलते हुए वो जान गया कि ये एक फ्रॉड किस्म का इंसान है। प्रधानमंत्री बनने के लिए इसने देश में दंगे फसाद करा के, और सिर्फ इसकी बातें हैं, काम नहीं है। वो औकात नरेंद्र मोदी की जान गया। इसीलिए उसने पिछले जो 45 साल के अंदर कभी हिम्मत नहीं की आंख उठा के भारत की तरफ देखने की। उसने चुपचाप से जमीन 10 किलोमीटर कब्जा कर लिया, और ये नरेंद्र मोदी ठेंगा पकड़ता रह गया। और ऊपर से बेशर्म की तरह आके बोल रहा है, भाइयों बहनों, ना हमने, हमारे किसी ने जमीन कब्जा की, ना हमारी कोई सीमा में घुस आया। जब सीमा में हमारे घुस के नहीं आया
तो ये 20 जवान को हमारे शहीद करके कौन चला गया? कौन चला गया? क्या नरेंद्र मोदी ने खुद को मतलब खुद उन सैनिकों को मार दिया बिहार का चुनाव जीतने के लिए? क्योंकि इसके अंदर तो मास्टरमाइंड हो, माहिर हो। पुलवामा हमला याद है ना? केवल 3 महीना पहले, चुनाव से पहले पुलवामा हमला होता है। और उससे भी बड़ी बात देश की जनता को समझना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि देविंदर सिंह मास्टरमाइंड उसकी बेल हो गई। उसके बाद जो मोदी जी खुद भाषणों में देते थे कि 2 उग्रवादी हमने पकड़े हैं पाकिस्तान के, उनको भी आसानी से बेल हो गया इसी सरकार में। तो कैसा आपका तंत्र है? कुछ तो दाल में काला है ना भक्तों, कि हिंदू मियां में ही घुसे रहोगे, इससे बाहर निकलोगे। एक चीज कहता हूं कि 70 साल में कुछ हुआ हो न हुआ हो, लेकिन भारत की राजनीतिक में एक ऐसी चीज का जन्म हुआ है कि लोग भारत देश से प्रेम नहीं करते हैं, सिंगल व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं। जैसे कि वो तालिबान होते थे ना, वो छोटे छोटे बच्चों को उनके दिमाग में नफरत भर के उनका दिमाग क्रैश कर देते थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने छोटे छोटे बच्चों का, हिंदू मियाँ का दिमाग में घुसा के उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, बस उनके दिमाग में भर दिया गया है कि मोदी है तभी तक तुम सुरक्षित हो। अबे गधो कह रहा हूं, 850 साल मुसलमानों ने इस देश के ऊपर राज किया है, तब हिंदू खतरे में नहीं पड़ा था। 250 वर्ष अंग्रेज ने शासन किया, तब हिंदू खतरे में नहीं पड़ा था। और ये निकम्मी सरकार 6 साल में आके सब हिंदुओं को खतरे में डाल दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यही तुम्हारे आका सिखाते हैं तुमको। उससे भी घटिया काम आप देखो, कितनी घटिया राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, कि मेरे कई कार्यकर्ताओं का फेसबुक हैंग कर दिया गया, उसके फेसबुक के अंदर विदेशी आईडी को शिफ्ट कर दिया गया, ताकि इसको हम विदेशी आतंकवादी कहने कि इसको फंसाने का काम करेंगे। एक दिन मेरे आईडी के साथ भी इसी तरह की छेड़छाड़ होने लगी थी। तो इससे बड़ी और घटिया राजनीति कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरे अगर तुम दंगे ना कराओ देश में तो तुमको 2 मत नहीं मिलेगा। अगर राम का नाम ना बेचो तो तुमको 1 मत नहीं मिलेगा, 1 मत नहीं। दम है तो बिहार के चुनाव में पहले तो आओ मोदी जी, आओ बिहार के चुनाव में, जनता पूछेगी सवाल का जवाब। कहां है 1.25 लाख करोड़ बिहार का हिस्सा? कहां है विशेष राज्य का दर्जा बिहार का? कहां है रोजगार? 15 साल से है एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार, कहां है? कहां है? ये बिहार की जनता पूछेगी। दम है जनता के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो आओ बिहार में कॉन्फ्रेंस करो मीडिया के बीच में, और जनता को भी वो 3-4 अपने वो चमचे बिठा लेते हो वीडियोग्राफिंग के जरिए, और उन चमचों को दिखाते हो मोदी जी पीछे कि ये देखो। अच्छा, तुमको क्या लाभ मिला? हुजूर माई बाप, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। अच्छा, इतना बड़ा मकान प्रधानमंत्री आवास से वे गधे 1.5 लाख रुपया में कोई 4 मंजिल का या 4 रूम का सेट बना सकता है? आज के टाइम में कोई बना सकता है? तो ऐसे चमचों को बिठा के, और ये प्रधानमंत्री आवास क्या तेरे पिताजी की है? ये इंदिरा आवास था, इंदिरा आवास, जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास बनाया। शर्म नहीं आती दूसरे की योजनाओं को अपना नाम देने के लिए? एक जनधन योजना ही था, है ना, नरेंद्र मोदी का, उस खाते में भी दवा के लूट होती है, पता है? सब्सिडी गैस का आधे आदमी के खातों में पैसा जाता ही नहीं। तो सोचो भारत में कितनी बड़ी लूट मची हुई है। एक टाइम था, राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से 1 रुपया हम भेजते हैं
तो गांव में जाते जाते 10 पैसा बचता है। लेकिन आज तो अब केंद्र की ही सरकार है, तभी तो सब्सिडी, पहले पूरा पैसा जमा कराते हो गैस सिलेंडर लेने जाने पे, उसके बाद तुम उसके खाते में सब्सिडी भेजते हो। क्यों भेजते हो भाई? जब पूरा पैसा जमा करा ही लिया तो क्यों भेजते हो? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। अब कौन 100-150 रुपए के लिए 4 दिन वहां पे जाके अपना काम काज छोड़ के उसके लाइन में कौन लगेगा? क्योंकि उससे ज्यादा का उसकी दिहाड़ी चली जाएगी, उसको अपने बाल बच्चे पोसने हैं, पालने हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है इस देश के अंदर। यदि पहले था कांग्रेस के टाइम के अंदर कि सब्सिडी काट के पैसा लेता था सरकार, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप पहले पूरा धन हमारे पास जमा करो, हमारा मन होगा तो आपके खाते में पैसा भेजेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं भेजेंगे। उसके लिए हमारे जो चमचे हैं वो चमचे लूट के खाएंगे। याद है मोदी जी, एबीपी न्यूज पे एक महिला आई थी जिससे आपने प्रश्न पूछा था कि क्या आपकी आय दुगुना हो गई? तो उस महिला ने कहा था हाँ, हमारी आय दुगुनी हो गई। अगले दिन प्रसून वाजपेयी जी उस टाइम में थे एंकर एबीपी न्यूज के, उन्होंने भेज दिया एक पत्रकार को कि जाके उस महिला का इंटरव्यू लेके आइए, क्या सही में उसकी आय दुगुनी हुई? सुन लो अंधभक्त, सच्चाई थोड़ी सुनने की हिम्मत रखो। अगले दिन पत्रकार ने उस महिला से जाके इंटरव्यू लिया और पूछा क्या सही में आपकी आय दुगुनी हुई? तो उस महिला ने क्या कहा था, सुन लो। उस महिला ने कहा मेरी कोई आय वाय दुगुनी नहीं हुई, वो कुछ सरकारी अफसर आए थे, उन्होंने मुझे चंद रुपया दिया था कि ये बात बोलना है, मैंने बोल दिया। फिर क्या था? ये सच्चाई दिखाने का परिणाम प्रसून वाजपेयी जी को मिला कि उनको अगले ही दिन एबीपी न्यूज से साइड कर दिया गया। पता है? तो सच कितना कड़वा लगता है मोदी सरकार को। सच सुनने का सामर्थ्य नहीं, चले हैं झूठ की ढोल पीटने। और वैसे भी ढोलकिये बहुत अच्छे हैं नरेंद्र मोदी, ढोल खूब पीटते हैं, दबादब, नाचने का भी बड़ा शौक है। इससे प्रधानमंत्री से अच्छा होता कि आप जाके फिल्मी एक्टर बड़े सूट करते हैं, आपको एक्टिंग करने का बहुत शौक है और भारत की जनता एक्टिंग पे बड़ी खुश भी होती है। प्रधानमंत्री की गरिमा गिराने के बजाय आप जाके यदि खलनायक का रोल लेते फिल्म के अंदर तो एक अमरीश पुरी के बाद आप ही का टॉप का खलनायक में नाम आता। अच्छा नहीं लगता है किसी प्रधानमंत्री के विषय में ऐसे शब्द बोलूं, लेकिन क्या करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा ही नहीं पता, तभी तो जियो सिम का भी प्रचार करने चले जाते हैं। कभी सुना है किसी प्रधानमंत्री को किसी कंपनी का ऐड करते हुए? वो खूबी नरेंद्र मोदी के अंदर ही है, क्योंकि उसका यार मुकेश अंबानी। चलो जी जीत, जरा मैंने बहुत इलेक्शन जीतने के लिए आपको पर्याप्त धन दिया है, तो जरा मेरा एक जियो सिम का प्रचार कर दो। और सुनो अंधभक्तों, जियो सिम के बारे में भी सुन लो मेरे से। 1 साल तक जियो सिम ने फ्री में दिया था आपको डाटा। अब एक प्रश्न का उत्तर मेरा समझने की बात है, यदि दिमाग होगा तो समझोगे, दिमाग नहीं होगा तो मैं तो कहता हूं गोबर है तो समझोगे नहीं। लेकिन कुछ होंगे जो गोबर को निकाले भी हैं, इधर काफी व्यक्तियों ने अपने गोबर को निकाला है। अच्छी बात को समझना चाहिए। जब कोई भी कंपनी में, यहाँ पे रिलायंस कंपनी की बात छोड़ दे रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसी भी कंपनी का या कोई संसार का व्यक्ति, सोचने की बात है थोड़ी सी। क्या कहते हैं वो, लॉजिक की बात करते हैं ना अमित शाह, तो थोड़ी सी लॉजिक समझ लो कि जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना के और 1 साल तक सिर्फ फ्री में बांटती है, 1 रुपया नहीं लेती, तो वो कंपनी नाफे में जाएगी कि घाटे में जाएगी? बहुत सिंपल सा बात है। कोई सिर्फ इतनी सी बात का आप जरा समझिए और सोचिए कि कोई भी कंपनी यदि 1 साल तक फ्री में वो बांट रही है तो कंपनी प्रॉफिट में कैसे चली जाएगी? लेकिन ऐसा हुआ है। जियो कंपनी, भारत की रिलायंस कंपनी सबसे
ज्यादा मुनाफा कमाई थी उस साल में, वो किसने पैसा दिया था उसको? कभी समझने का प्रयास करोगे? ये वही नरेंद्र मोदी ने दिया था। डायरेक्ट कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने दिया था, नहीं तो मुकेश अंबानी दे हिसाब कैसे प्रॉफिट हो सकता है। समझिए, देश के हालात समझिए कि ये जोकर ही है, जोकर। क्योंकि जोकर कभी कोई रंग बदलता है, कभी कोई रंग बदलता है, कभी कोई रंग बदलता है, क्योंकि वो जनता को हंसाने के लिए आता है, इसीलिए वो जोकराई करता है। तो ये भारत का प्रधानमंत्री भी एक जोकर ही है। हर 3 दिन के अभी कभी आपने देखा है कि किसी प्रधानमंत्री को, मोदी से पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, माननीय पूर्व राष्ट्र ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। कभी देखते थे हर 3 दिन बाद मन की बात बताने आ जाए टीवी के ऊपर, हर 2 दिन बाद किसी को बिठा के उससे हालचाल पूछे? मतलब इनके पास काम धंधा नहीं है। जो ये बोलते थे ना कि हम 18 घंटे काम करते हैं, मतलब समझिए कि एक देहात के आदमी को, एक अपने कार्यकर्ता को बिठा के हालचाल पूछता है, तो मतलब फालतू का टाइम है ना। कोई काम धंधा नहीं है, योजना नहीं है इनके पास कि कैसे हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, कैसे जो अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई है वो कैसे आगे बढ़ेगा। उन सब चीज़ के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है। इनके पास फुर्सत है, आज धनेश्वर महतो लाइव है ना, तो नरेंद्र मोदी जी लाइव देख रहे होंगे कि धनेश्वर महतो ने क्या बोला। क्योंकि अभी आपको याद दिला दूं, 2019 का जो चुनाव हुआ था, वहाँ मोदी जी ने कहा था भाषण में कि कुछ नेता मुझे भस्मासुर कहते हैं, तो वो धनेश्वर महतो ने कहा भस्मासुर। कुछ नेता कंस भी कहते हैं, तो धनेश्वर महतो ने कहा। तो ये सब सुनने के लिए मोदी के पास टाइम है। ये सब सुनने के लिए मैं लाइव हूं अभी, लेकिन कौन क्या कमेंट्स कर रहा है, मेरे पास फुर्सत नहीं है भैया आपकी कमेंट्स देखने के लिए। कभी कभी देख लेता हूं, देखता हूं अंधे भक्त अच्छी गालियां देते हैं। भगवान ऐसे ही संस्कार में इनकी वृद्धि करे। अपने माँ बहनों को भी जाके ऐसे ही भद्दी गालियां देते होंगे, क्योंकि ये उठाई गिरे हैं। ये चंद रुपए के लिए कुछ भी बेचने को तैयार है। चंद रुपयों के लिए कुछ भी बेचने के लिए ये व्यक्ति सब तैयार हैं। अपना देश बेचेंगे, अपनी माँ बहन बेचेंगे, अपना ईमान बेचेंगे। ऐसे व्यक्ति हैं। मोदी सरकार में ऐसे व्यक्तियों का एक निर्माण किया गया है। सोचिए, कोई पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है और उसके आईटी सेल के लोग सिर्फ गाली देने के लिए उसको रखा गया है। कोई विपक्षी हो, कोई हमारे विषय में वो, तो उसकी माँ बहन करो, 500-700 आदमी लग के डेली फेसबुक के ऊपर, नेट के ऊपर। क्या कौन सा संस्कार है? कांग्रेस ने भी 56 साल राज चलाया, वाजपेयी जी ने भी 6 साल राज चलाया। कहाँ हमने देखा किसी विपक्षी नेता को गाली गलौज करते हुए उनके कार्यकर्ता? ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी की आज की वर्तमान सरकार में ही आया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।